आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% और बैंक दर को 6.75% पर रखा बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का जताया अनुमान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के रतिया में आयोजित जनसभा में की शिरकत। कहा, देश के लोग कांग्रेस की गारंटी नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर करते हैं भरोसा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 3 दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक सम्मेलन का किया जा रहा है आयोजन। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ मंथन। और प्रदेश के लोगों की लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे हैं अनेक जागरूकता कार्यक्रम। जींद व पलवल में लोगों को मतदान का प्रयोग करने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष वैश्विक व्यापार में सुधार की आशा है, लेकिन ये औसत से नीचे रहेगा। घरेलू स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में बढ़ोतरी हो रही है, गैर संगठित क्षेत्र में सुधार है और निवेश बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भू राजनीतिक स्थितियां और सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर गंभीर चिंता के विषय हैं। And the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वहां लोगों से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दूसरे दलों की तरह केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती। पीएम ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र लाती है और उन सभी संकल्पों को पूरा भी करती है। उन्होंने 3 तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मुसलमान बेटियों को राहत मिली है। भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। राहुल जी के नेतृत्व में
चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की कल दूसरी बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर मंथन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेताओं ने घोषणा पत्र के लिए अहम बिंदुओं पर चिंतन मंथन किया। फतेहाबाद के रतिया में आज सिरसा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक दूड़ाराम व लक्ष्मण नापा सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो लक्ष्य रखा है और उसे पार करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 55 साल देश पर राज करने के बाद भी कांग्रेस के ये हालात आ गए हैं कि उन्हें न्याय की गारंटी देनी पड़ रही है। लेकिन अब लोग कांग्रेस की गारंटी पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। 55 सालों के अंदर तो न्याय नहीं दे पाए। आजकल कांग्रेस गारंटियां दे रही है कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं ये करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं वो करेंगे। अरे जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो, वोट लेने के लिए उसको गारंटी की आवश्यकता पड़ गई हो। आज कांग्रेस की गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग की चिंता हुई है, हर व्यक्ति को मजबूत किया है, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि सरकार मेरी है। ये विश्वास अगर जगा है, देश के 140 करोड़ लोगों में जगा है। कांग्रेस के लोग आजकल गारंटी दे रहे हैं ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि अगर देश के लोग बीजेपी को 400 सीटें सौंपते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। अगली सरकार बनते ही ऑक्साइड चीन भी हमारा होगा। मोदी जी को बना दिया तो तीसरी टर्म में कश्मीर ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको कोई और नहीं लेगा। कोई राहुल, मुलायम, लालू, ममता, माया ये नहीं ले सकते। लेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। और चौथी टर्म आई तो फिर अक्सई चीन भी ले लेंगे और 5वीं टर्म में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नंबर लग जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को, 25 मई को ढोल बजाकर, गीत गाते हुए, उत्सव मनाते हुए हम सब लोग बूथों पर जाएंगे। अंबाला में कल भाजपा द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। अंबाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल व अंबाला से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार बंटो कटारिया भी मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि 25 मई को कमल का बटन दबाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है और युवाओं का सम्मान बढ़ा है। पूर्व की सरकारें चुनाव आने पर यह नारा देती थी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीब ने इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है
कि 25 मई को जब वोट होगा तो सबसे ज्यादा वोट वो कमल के फूल को डलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका हरियाणा अदा करेगा। बहुत सारे काम किए, जिन कामों की मैंने चर्चा भी की है, इतने कार्य किए हैं जिसका लाभ दूर दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा। पहली बार नहीं तो पूर्व की सरकारें नारे देती थी जब चुनाव आता था गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीब ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। आज आप लोग देख रहे हैं जहां भी चुनाव होता है कांग्रेस साफ हो जाती है। वहीं कांग्रेसी नेता सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। देश की महिलाएं इसका विरोध करती हैं और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देंगी। ना तो चरित्र है उनके नेताओं का, किस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये हमारी संस्कृति है जो हमारे संस्कारों को देने का काम हमारी माताएं, हमारी बहनें करती हैं। ये सोच उन लोगों की हो सकती है जिस प्रकार की सोच उन्होंने व्यक्त की है, और इसका जो महिलाएं हैं वो डट करके इसका विरोध करती हैं। और इनको आने वाले समय के अंदर इस बात का सबक भी मिलेगा कि किस प्रकार से वो महिलाओं को अपमानित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 4 से 6 अप्रैल तक प्रथम राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज सम्मेलन का दूसरा दिन था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा व डीप फेक जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। आज दूसरे दिन की शुरुआत सभी पुलिस अधिकारियों ने योग क्रियाएं करते हुए की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए योग क्रियाएं की। इससे पहले कल पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सम्मेलन में डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए चयनित किए गए 4 पुलिसकर्मियों को मेडल, प्रशंसा पत्र तथा 50,000 की नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने इन चयनित पुलिसकर्मियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें निरंतर इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही डीजीपी ने सोनीपत जिला के बड़ी पुलिस स्टेशन को राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के खिताब से नवाजते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेश कुमार को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज जींद के नागरिक अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों व आमजन को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। उन्हें मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रधान चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कादियान सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि युवाओं को 18 वर्ष की आयु पूरा करते ही अपना वोट बनवाना चाहिए और मतदान के दिन सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाता है तो उसकी शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। हमें चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और निष्पक्ष रूप से मतदान करके जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। सभी को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर ही किसी योग्य उम्मीदवार को अपना वोट देना चाहिए। सभी कर्मचारियों को या जो उपस्थित लोग थे उनको ये शपथ करवाई कि जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के जो बालिग लोग हैं जिनको वोट का अधिकार होता है, जिनका वोट बना हुआ होता है, सभी को वोट का अपना अधिकार है कि वो उसका उपयोग करें और एक मजबूत देश और मजबूत लोकतंत्र की संरचना के लिए जो अपनी भागीदारी उसके अंदर दिखाए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में लोगों को लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि वे न केवल स्वयं मतदान करेंगे अपितु अन्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। मजबूत बनाया गया, अपना वोट देकर अपना कीमती वोट अपने सही नेता को चुनेंगे वोट देकर। हमारे को नहीं मतदान के लिए शपथ दिलवाई है, जो कि हमारा 18 से ऊपर जितने भी अभी भारत का जो नागरिक अपनी जाति, धर्म और सब चीज़ों को अलग रख के अपना वोट करे विश्वास के साथ। हम 18 साल से ऊपर हैं और शिक्षित हैं। हम जो हमारी वोट का जो है सही प्रयोग करके सही नेता का चयन करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव की
जो मतदाता के प्रति शपथ दिलाई, तमाम तरीके से हमारे को जागरूक किया, इसलिए हम सब प्रेरणाबद्ध हैं। इनेलो पार्टी द्वारा पलवल में आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पलवल के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश व प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले हुए हैं। भाजपा सरकार 400 पार करने की बात कह रही है, जबकि 200 सीटें लेने में सक्षम नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। चुनाव है, 25 मई को होना है। हम अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने आए हैं। लोकसभा के चुनाव की तैयारी होनी चाहिए। हालात अब की बार बहुत बदले हुए, तो 400 पार की बात कर रहे हैं, उनकी हालत बिगड़ी हुई है, 200 पार नहीं कर। कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं करती, आपसी विवाद बहुत ज्यादा है। लोगों की इच्छा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। यही संदेश आज कार्यकर्ता को देने के लिए है कि आप लोग भविष्य तैयारी करें। हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में गया ही नहीं, कभी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगा रहा, कभी सरकार की तरफ से किसी भी कोई विवाद खड़ा किया गया। वहीं पलवल में मतदान के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने हाथों में स्लोगन लेकर नारे लगाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के अध्यापकों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान किया जा सके। स्कूल से होकर आगरा चौक से घूमकर और दोबारा स्कूल में बच्चे आए हैं, तो रास्ते में जितने भी लोग बच्चों को मिले हैं तो उनको मैसेज जाएगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, अपना वोट जरूर डालें और 18 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो अपना वोट बनाएं। बच्चे जाकर के अपने पेरेंट्स को बताएंगे, हमारे समाज को पूरे को जागरूक करेंगे। हम इनको बता रहे हैं, बड़ा होकर के जैसे उनकी उम्र 18 साल होगी ये खुद वोट बनवाएं और जाकर के अड़ोस पड़ोसी और अपने पेरेंट्स को प्रेरित करें वोट डालने के लिए। छात्राओं ने कहा कि रैली के माध्यम से हमने ये संदेश दिया है कि लोग अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और दूसरों को भी जागरूक करें। 18 वर्ष की आयु होने पर सभी वोट बनवाएं और वोट का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। हमने आज ये जागरूकता रैली निकाली है ताकि सब अपने वोटों का प्रयोग करें, ताकि वोट देने से हमारा लोकतंत्र मजबूत बने। हिसार अनाज मंडी में सरसों की आवक लगातार जारी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान सरसों लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मार्केट कमेटी सचिव गगन जोशी ने बताया कि हिसार मंडी में 26 मार्च से सरसों व 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। अभी तक हिसार अनाज मंडी में कुल 75,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वे सरसों को सुखाकर मंडी में लेकर आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। किसान मंडी में आते समय अपना पंजीकरण नंबर व आधार कार्ड साथ लेकर अवश्य आएं। 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और 1 तारीख से गेहूं की हुई है। गेहूं के रिगार्डिंग, वेट के रिगार्डिंग अभी तक हमारे पास मंडी में कोई भी फसल नहीं आई है और सरसों की हमारे पास 75,000 क्विंटल आ चुकी है। और ख़रीद के रिगार्डिंग हमारे सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। किसानों के बैठने की, पीने, पानी पीने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखा गया है और किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, उसके लिए हमने अपने मंडी स्टाफ को गेट पर हेल्पलाइन नंबर के साथ में तैनात करा है। किसान से हमारी यही प्रार्थना है कि वह अपना जो फसल है वो सुखाकर और साफ़ सुथरा करके लाएं, ताकि उसको किसी भी प्रकार का असुविधा का सामना न करना पड़े। और किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड किया है उसको साथ, अपना आधार कार्ड साथ में लेकर आएँ और इसके तहत जिसके तहत उनकी फसल का खरीद की जाएगी। किसानों ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ही वे अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं। मंडी में उनके लिए सभी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों ने कहा कि आसानी से गेट पास मिल रहे हैं और फसल बेचने में कोई असुविधा नहीं है। पंजीकरण करवाया हुआ है, पहले
और अभी टोकन कटवाया है और अब सरकारी रेट पे बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी व्यवस्था है जी, टाइम पर तुल रही है, टाइम पर बिक रही है, सही है। साफ सफाई ठीक है जी, पानी पीने का भी ठीक है यहाँ। सरकार जो गवर्नमेंट मांग रही है कि सरकारी जो भी ई मित्र के थ्रू हम अपना ऑनलाइन करवा देते हैं और पटवारी के थ्रू जैसे वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद में हम मंडी में लेके आ जाते हैं जी, और पर मतलब एकड़ 8 क्विंटल के हिसाब से ले रही है और एक दिन में आप 25 क्विंटल बेच सकते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद में आपका चाहे 8 किले का हो चाहे जितना मर्जी हो, आप एक दाना सरसों बेच सकते हैं जी। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जैसे ही हमारी मंजूरी मिल गई ऊपर तभी सरसों का टाइम आ गया। ये गेट पास कटवाया, गेट पास कटवा के एंट्री करवा ली, ये आगे सरसों ले आए भाई। हरी तुलाई चलन लग रही है, अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था। उधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे, जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थिति आधारित प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न 40 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं। दूसरी ओर लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रश्नों सहित अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 2024-25 सत्र की परीक्षाओं में 40% से घटाकर 30% कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उपायों को लेकर देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें कम मतदान वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा में पिछली बार का वोट प्रतिशत 67% था और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। 266 लोकसभा क्षेत्र में से जहां पर 67% से नीचे मतदान प्रतिशत था, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 शहरी क्षेत्रों के थे। हमने इन सभी इलाकों के डीईओ से सीधे संपर्क किया ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। Yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense everybody joins us in this. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मुंबई में रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली होमग्रोन कार-टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया। CAR-T यानी कार-टी सेल थेरेपी के औपचारिक लॉन्च के बाद भारत अब कैंसर रोगियों के लिए उपयोग में आने वाली इस थेरेपी का प्रयोग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने टाटा कैंसर अस्पताल और IIT मुंबई की पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। CAR-T cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR-T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. CAR-T सेल थेरेपी को IIT और TMC ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है और बहुत महंगा होने के कारण भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने नूंह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए दिशा निर्देश
भी दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। उन्हीं की सलाह पर मैं यहां आया हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा सोच व विचारधारा सबको बराबर रखने की है। हमारी पार्टी का विचार है कि सबको साथ लेकर हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर भारत को विकसित देश बनाकर ही दम लिया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ईडी व अन्य एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं पर की गई कार्रवाई के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। इनमें से अधिकतर केस पहले से ही चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित थे और सबने आज के दिन ये आह्वान किया है कि न केवल हम बल्कि हमारे जितने भी साथी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको गांव-गांव के अंदर जा करके, मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर जा करके वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे, कमल के फूल के लिए हम वोट मांगेंगे और आने वाले समय के अंदर पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा तादाद से आपको मेवात से हम वोट उपलब्ध करवाएंगे। तो इन लोगों की बात को मेरे को यकीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेवात से भी मैं भारी बहुमत से जीत करके निकलूंगा। ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज हैं, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं और भी साथी यहाँ पर वकील बैठे हुए। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सजा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं, उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ से थोड़ी कराई है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके के गांव सुदकैन कला व सुदकैन खुर्द का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए लगाई है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जोश के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं और हिसार लोकसभा सीट पर पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत देने का काम करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जजपा जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार जननायक जनता पार्टी हरियाणा की आवाज के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह है, जिसके चलते अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और ये अंतर कलह ही उनकी हार का कारण भी बनेगी। लोकसभा में जो जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई है, मैं मानता हूँ भारी समर्थन से ऐतिहासिक अंतर से सीट को जननायक जनता पार्टी जीतेगी और लोगों का भरपूर प्यार है, जोश है और जिस तरीके से 2014 में कार्यकर्ताओं ने काम किया उसी प्रकार से मेहनत कर इस लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का निर्णय है। जिस तरह की हालत है और उनके नेता खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दर्शाता है कि कांग्रेस का अंतरिक कलह कितना बढ़ चुका है। हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट के अंदर गूंगे बहरे सांसदों की बजाय अपनी आवाज को चुनकर भेजने का काम करें। हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भेजें, हरियाणा के मुद्दों को उठाने वाले लोगों को। फतेहाबाद के गांव जनवाला स्थित प्लेवे स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक सुमन लता ने बताया कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर उन्हें प्लेवे स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसमें बच्चों को निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। यहां बच्चों को खेल के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अप्रैल में ही बच्चों के एडमिशन होते हैं और आज गांव जांडवाड़ा में मेले का आयोजन किया गया है। तो सरपंच साहब को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और गांव की महिलाएं भी आई हुई हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन करवाने आई हैं और कुछ एडमिशन हो भी चुके हैं, और जिसमें हमने सारे जो भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो 5 विकास है उनके कॉर्नर बनाए गए हैं, जिसमें रचनात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषा विकास है और गणित विकास। तो ये सभी विकास के हमने कॉर्नर बनाए हैं ताकि बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए आई हैं उन्हें अच्छे से समझा सके, माता पिता को भी।
दाखिला करवाने आए अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला इस प्लेवे स्कूल में करवाया है। ये प्लेवे स्कूल गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निजी स्कूलों में फीस अधिक होने के कारण वे अपने बच्चों का दाखिला वहां नहीं करवा सकते थे, लेकिन प्लेवे स्कूलों के खुलने से अब उनकी ये समस्या दूर हो गई है। यहाँ बच्चों को खेल में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। पिछले साल से एडमिशन था यहाँ प्ले स्कूल में, और मेरा बच्चा यहाँ खेल कूद में के साथ साथ सब कुछ, पोएम भी सिखाई जाती है, कविता भी सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है। और सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाते हैं। वे प्ले स्कूल में दाखिला कराओ बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ से शिक्षा सीखें और आगे जाके कुछ पढ़े। मैं अभी प्ले स्कूल में एडमिशन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।